नमस्कार दोस्तों, BTME 141 इग्नो का BTS कोर्स का टूरिज़्म अंडरटेकिंग का सब्जेक्ट। जी हाँ, इसके डिस्कशन के लिए मैं दोबारा आपके साथ हाजिर हूँ। आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। जी हाँ, फर्स्ट यूनिट जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। वो था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या होते हैं कि एक वे रास्ता, दूसरा कैरिंग यूनिट जिस पे हम चढ़ते हैं और जिस चीज़ से हम उतरते हैं, तीसरा टर्मिनल जहाँ से हम चढ़ते हैं जहाँ पे उतरते हैं टर्मिनल, और चौथा मोटिव पावर जिसकी वजह से हम चढ़ते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ चलती हैं जिस वजह से मोटिव पावर जो होती है वो चीज़। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशंस में आए थे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के। क्लासिफिकेशंस कैसी कि लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि उसमें रोड ट्रांसपोर्ट है और आपका रेल ट्रांसपोर्ट आ जाता है, यानी ज़मीन पे जो चीज़ें होती हैं, रास्ते पे गाड़ियाँ और रेलवे ट्रैक पे ट्रेनें। दूसरी चीज़ हमारी थी जो एयर ट्रांसपोर्ट, यानी जहाँ पे है कि अपना हवाई जहाज़ है, उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम लोग बात शुरू करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट्स। जी, तो है कि ट्रेडिशनली वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ एन एसेंशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रेडिशनली यानी हमारे हमारे वंशज पूर्वज जो थे, ट्रेडिशन हमारा चला आ रहा है, हमारी रीति रिवाज में ही ऐसा चला आ रहा है कि हम सबसे पहले इंसान ने ज़मीन से और पानी से ही चलना चालू किया था। जब दूर जाना पड़ता था कहीं दूसरी जगह, तो पहले हवाई जहाज़ तो थे नहीं, तो आदमी पानी से ही जहाज़ें या नावें बनाकर जाते थे। फॉर सेवरल सेंचुरीज sea based water transport was the most convenient form for facilitating the movement of people and cargo। तो कई 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 सेंचुरीज तक, कई वर्षों तक जो है रास्ते से, समंदर से जाना, इंसान का जाना और सामान का जाना, ये हमारा चलता रहा बिल्कुल कई सालों तक। वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू इनलैंड वाटरवेज एंड डीप सी नेविगेशन। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के भी दो भाग हैं। जैसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन के दो भाग थे, रोड और रेल, वाटर के भी है इनलैंड वाटरवेज, और दूसरा हो गया हमारा डीप सी नेविगेशन। यानी एक इनलैंड यानी अंदरूनी, जो देश के अंदर में जो वाटरवेज के अंदर, यानी जैसे नदियों में हम लोग आर पार होते हैं वो, और दूसरा डीप सी यानी समंदर के ज़रिए हम लोग जहाँ जाते हैं, एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह पे। तो दो तरीके के हो जाते हैं। शिप्स आर द मेन कैरिंग यूनिट यूज इन सी ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कैरिंग यूनिट, जो चार चीज़ें थी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरी, तो यहाँ पे जो कैरिंग यूनिट है जिसमें आदमी यहाँ सामान चढ़ता है और उतरता है जिससे, वो है शिप यानी जहाज़। जहाज़ बहुत ज़रूरी है। तो इन सी बोट्स, फेरीज एक्सेट्रा आर यूज इन इनलैंड वाटर। जो नावें होती हैं, लॉन्चेज होते हैं, फेरीज होती है, वो इनलैंड वाटर पे, अंदरूनी जगहों पे। क्योंकि आप एक नाव लेके तो अब यहाँ से चाइना या यहाँ से अमेरिका जा नहीं सकते थ्रू समंदर से, तो वो अंदरूनी जो हमारे पानी के जो स्रोत हैं उनके लिए नाव की ज़रूरत होती है, और बड़े बड़े समंदरों के लिए जहाज़ की ज़रूरत होती है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर्म। वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ मेजर फॉर्म्स कुछ बताए हैं इन्होंने। एक है ओशन लाइनर्स शिप सर्विसेज, यानी जो समंदर के लिए जो जहाज़ें होती हैं, फिर ओशन में जो जहाज़ चलते हैं। क्रूजेज, लग्जरी टूरिस्ट शिप्स होते हैं। जो क्रूजेज हम लोग सुनते हैं ना कि ये वाला क्रूज़, उसमें अंदर में आपका स्विमिंग पूल रहता है, खाना पीना, डांस प्रोग्राम वगैरह, एक क्रूज शिप जिसको बोलते हैं वो होती है। फेरी सर्विस, फेरी आने पे जो नदियाँ पार करवाते हैं, फेरी सामान को लेके जाता है जो फेरी। और एक है बोट सर्विस। बोट जैसे हो गया छोटी छोटी नाव जिसमें के नदी में मछली पकड़ने जाते हैं, वो बोट्स होते हैं, उसमें भी कुछ लोग पार करते हैं। तो देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस बिटवीन द ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हर ट्रांसपोर्ट के मोड के साथ एक दूसरी चीज़ जुड़ी हुई रहती है। ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड्स हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सम ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अदर ट्रांसपोर्ट। अब कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी सर्विसेज हैं वो एक दूसरे से क्यों जुड़े हैं कि एक की मदद के बगैर दूसरा बिल्कुल भी नहीं चल सकता। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर हर किसी का घर तो एयरपोर्ट के पास होता नहीं है। अब अगर आपको कहीं पे जाना है अपने घर से एयरपोर्ट से, अगर एयर फ्लाइट से आपको कहीं जाना है तो आपको एयरपोर्ट जाना होगा। एयरपोर्ट जाने के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्ट लेना होगा, गाड़ी कार लेनी होगी। तो आपने रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और तभी आप एयरपोर्ट पहुंचे जहां जाके आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में जोड़ दो। बिना रोड ट्रांसपोर्ट के तो आप फ्लाइट पकड़ नहीं सकते। तो पूरी तरह
जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंडेंट है रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ये उसका एग्जांपल है। तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे मैं मलेशिया में गया था, वहाँ पे ट्रेन जो है वो सीधा आपने ट्रेन में अपना सामान बुक किया और उसी ट्रेन से आप सीधा पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। आपको सामान अलग से बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपने जो ट्रेन में स्टेशन में बुक किया वो सीधे आपकी फ़्लाइट में पहुँच जाएगा और आप अपनी फ़्लाइट में चढ़ जाएंगे ट्रेन से, वाया आप पहुँचे एयरपोर्ट, वहाँ पे आप चढ़ जाएंगे इस तरीके से। अब हम आते हैं एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ टूरिज्म। अब ट्रांसपोर्ट में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ा है, और इवोल्यूशन ऑफ टूरिज्म कैसे इवॉल्व हुआ है, टूरिज्म कैसे बढ़ा है, आगे आगे बढ़ा है, धीरे 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 कैसे टूरिज्म ईजाद हुई, उसके बाद टूरिज्म कैसे फला फूला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन हैज़ विटनेस रिमार्केबल प्रोग्रेस ओवर द लास्ट सेवरल सेंचुरी। ट्रांसपोर्ट पिछले कुछ दशकों में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि पहले साइकिल से हम लोग जाना आना करते थे, फिर बाइक आए, ये अब स्कूटीज़ यूज़ करने, स्कूटीज़ पहले थी नहीं, पहले स्कूटर बोलते थे, अब स्कूटी आ गई सबके पास, तो धीरे धीरे एडवांस होता है। अब तो ई बाइक्स आ गई, गाड़ियाँ भी अब इलेक्ट्रिक बैटरीज पे चलने लग गई हैं, तो हर चीज़ में एडवांसमेंट आती जा रही है। हाउएवर द लास्ट 2 centuries हैव रिकॉर्डेड रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन। तो आखिरी के जो 2 दशक थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ड्यूरिंग द लास्ट 2 centuries टूरिज्म हैज़ ऑल्सो बीन मेजर इकोनॉमिक सेक्टर इन द वर्ल्ड। तो आखिरी के 2 दशकों में टूरिज्म ने भी बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में पूरी दुनिया में अपना रूप बदल लिया है। ड्यू टू मैसिव वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि टूरिज्म क्यों बढ़ा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ गया है। ये दोनों आपस में जुड़े हैं, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट। टूरिज्म बढ़ा, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, तो टूरिज्म बढ़ गया, लोगों का आने जाने की सुविधा मिल गई। While reflecting upon the history of the travel trade, the evolution of tourism has mostly coincided with the advancement of transportation trade। तो कहते हैं कि जिस बारे में पढ़ रहे हैं कि एवोल्यूशन ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म इवॉल्व कैसे हुआ, इजाद कैसे हुआ, जितना टूरिज्म और बढ़ता गया, पलता बढ़ता गया, जितना ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ता है, तो ट्रांसपोर्ट एडवांस हुआ तो टूरिज्म और ज़्यादा अच्छा होता गया। तो ये दोनों एक ही साथ मिले, जुड़े और एक साथ आगे बढ़ने लग गए। द इन्वेंशन ऑफ रेलवेज मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म। रेलवे का जो इजाद हुआ उसने टूरिज्म में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत ही बड़ा। It was the rail services that the first package tour operation was conducted by Thomas Cook way back in 1841। अब सोचिए 1841 में थॉमस कुक, ये सभी ने नाम सुना है, थॉमस कुक डायरीज बोलते हैं ना, तो उन्होंने पहला रेलवे पैकेज टूर ऑपरेट किया था। मतलब उस वक्त 1841 में पैकेज टूर रेलवे में उन्होंने ऑपरेट कर लिया था। While we look at the growth of transportation, the major events can be summarized as follows। जो ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोथ हुई है, तो मेजर जो इवेंट्स उसमें हैं, खास जो मौके आए हैं वो हैं मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कोइंसाइडेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, पहले पहियों पे चलते थे, आदमी मेहनत से चलाता, साइकिल हो गया, ठेला गाड़ी हो गई, रिक्शा हो गई, वहाँ से मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन आया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके साथ में जुड़ गया, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ भी आगे बढ़ने लग गई। अब ट्रेड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्रॉस बॉर्डर क्यों होने लग गया, मतलब इस देश से उस देश या इस राज्य से उस राज्य, क्योंकि व्यापार आने लग गया, ट्रेड आने लग गया। जब भी व्यापार की बात आई तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करने लग गया। तो हेल्प कब हुई, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन आने लग गई, बॉर्डर्स क्रॉस होने लग गए, तो ट्रेड व्यापार और बढ़ गया। सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा। सिल्क रूट जो है विच एग्जिस्टेड फॉर 1500 ईयर्स इन द अर्ली हिस्ट्री। ये 1500 साल जो है ये सिल्क रूट अर्ली हिस्ट्री में रहा। 1500 साल तक अर्ली हिस्ट्री में, बहुत हमारी जो पुरानी हिस्ट्री उसमें रहा। सिल्क रूट कनेक्टेड चाइना विद द रेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट ने चाइना को सेंट्रल एशिया के साथ, मध्य एशिया के साथ जोड़ के रखा था। चाइना को सिल्क रूट ने मध्य एशिया के साथ जोड़ के रखा हुआ था। ईस्टर्न यूरोप यानी पूर्वी यूरोप के साथ जोड़ के रखा था, और वेस्टर्न यूरोप और
पश्चिमी यूरोप के साथ में जोड़ के रखा था। और छोटी छोटी कंट्रीज, मतलब हमारे जैसे डेवलपिंग, लाइक इंडिया, अफगानिस्तान, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस, इटली, इन लोगों के साथ में सिल्क रूट ने चाइना को जोड़ के रखा हुआ था। कैरावन्स वर द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेड। तो शुरू में जो था प्राइमरी मोड जो था, यानी पहला मोड जो ट्रेड व्यवसाय का था, वो तो कैरावन्स जो होते हैं ना पुराने, देखा होगा आपने, पीछे काफ़ी सारा सामान जाता रहता है, लंबे कैरावन्स रहते हैं उसमें। यूरोपियंस आइडेंटिफाइड न्यू सी रूट्स led by Columbus in 1492 towards the west and Vasco da Gama in 1497 towards the east। अब यूरोपियन ने पहली बार समुद्रिक जो रास्ते थे, समुद्र के जो रास्ते थे वो इजाद किए, जिसमें कोलंबस जो थे, सबको पता, हमने बचपन में पढ़ा था, 1492 में वेस्ट की तरफ उन्होंने इजाद किए, और वास्को ड गामा जो है उन्होंने 1497 में ईस्ट की तरफ इजाद किए। ये दो नाम हम लोगों ने बहुत पहले पढ़े होंगे। 1830 में फर्स्ट कमर्शियल रेल लाइन लिंक बिटवीन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल बिकेम ऑपरेशन। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये दोनों हम लोग वैसे भी क्यों बताता हूँ, आसान है याद रखना, क्योंकि दोनों फुटबॉल टीम्स भी हैं, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल, सबको पता है। तो 1830 में फर्स्ट कमर्शियल रेल लिंक, पहली जो है कमर्शियल रेल लिंक जिसको बोलते हैं, व्यावसायिक रेल लिंक जो है वो चालू हुई मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में। अब इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डिपेंड मोर ऑन रेलवे इन यूरोप, जापान एंड चाइना, एंड रेल ट्रैवल बेस्ड टूरिज्म इज ऑफ मच सिग्निफिकेंस इवन। तो इंडिपेंडेंट टूरिस्ट जो होते हैं, जो मास में नहीं घूमते, जो कि एक साथ 50 लोग या एक साथ 20 लोग, वैसे जो अकेले जो लोग होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, जो घूमने की इच्छा रखते हैं, वो लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं रेलवे के ऊपर। क्योंकि रेलवे सस्ता भी है और रेलवे सुविधाजनक भी है। आपको काफ़ी चीज़ों से बता, अब रास्ते में आप जा रहे हैं कि कहीं कुछ हो गया, एक्सीडेंट्स वगैरह हो, तो रेलवे में आप जा रहे हैं तो इन चीज़ों के जो मौके हैं वो कम रहते हैं। तो यूरोप, जापान, चाइना में रेल ट्रैवल बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोगों के बीच में, टूरिस्ट के बीच में। फर्स्ट ऑटोमोबाइल कार वॉज इन्वेंटेड इन 1908 बाई द फोर्ड कंपनी। फोर्ड कंपनी, सबको पता है कि फोर्ड, हमारी गाड़ियाँ भी आती हैं फोर्ड में। फोर्ड कंपनी ने 1908 में पहली मोटराइज्ड कार रिलीज़ की थी, निकाली थी। तो 1920 तक तो ये कार जो है पॉपुलर होनी चालू हो गई थी हर तरफ, क्योंकि 8 में निकली और ये 1920 में चारों तरफ फैल गई। रोड ट्रांसपोर्टेशन बिकेम द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब गाड़ियाँ आ गई तो रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा कि मेन प्राइमरी लोगों की ट्रांसपोर्ट करने की चीज़ जगह हो गई। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन मेन हो गई लोगों के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ चलने लग गई मशीन के साथ में ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे। एंड स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों बोल रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट अट्रैक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? बिकॉज आप जब रास्ते से जाते हैं आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आप रुक कर उनका मज़ा ले सकते हैं। जैसे ट्रेन में आप नहीं कर सकते, आप फ्लाइट में नहीं कर सकते, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में आप रुक कर उनका मज़ा ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और एक रोड ट्रांसपोर्ट बाकी चीज़ों से। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट वॉज टेकन ऑफ बाय द राइट ब्रदर्स इन द 1903। अब 1903 में हम सब ने पढ़ा है ये बचपन में कि ओलिवर राइट और विल्बर राइट दो भाई थे। उन्होंने 1930 में पहली जो फ्लाइट अपनी एक्सपेरिमेंट की थी उड़ाने वाली। सब्सिक्वेंटली कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो बिगैन इन द 1920s। जो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो भी 1920 में ही पॉपुलर होना चालू हो गया था। सिंस द 1950s एयर ट्रांसपोर्टेशन हैज स्टार्टेड टू बिकम द मेजर ट्रांसपोर्ट। अब 1950 के बाद से क्या हुआ, जब पहले क्या हुआ कि गाड़ी का इजाद हुआ 1908 में, तो 1920 के वक्त तक गाड़ियाँ फैल गई लोगों के लिए, मेन वो हो गया। उससे पहले क्या था, लोग पानी से जाना आना करते थे, रस्तों से जाते थे, गाड़ियों में, साइकिलों में। अब आ गया कि अब एयर ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए। अब एयर ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट हो गया तो वो उसका विस्तार हुआ तो लोगों ने उस पर जाना चालू कर दिया। 1950 में ज़्यादा हुआ। आफ्टर 1970 telecommunications were merged with information technology and the merger made much advancement in transportation। अब 1970 के बाद टेलीकम्युनिकेशंस, यानी हमारी जो बेतार या तार, जो कम्युनिकेटिंग, जो हमारा टेलीकॉम जो होता है जिसको हम बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन टेलीकॉम, वो बढ़ने लग गया बहुत ज़्यादा। उसे
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर घुसा दिया गया, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन तीनों एक साथ मिल गए, तो ये विस्तार एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से विस्तार होने लग गया। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट वेयर इन यूज बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 1970। अब चौड़े जो एयरक्राफ्ट थे, मतलब चौड़ी जगहों वाले जो एयरक्राफ्ट थे, वो 1970 में अपनी जगह बनाने लग गए थे, और वो लोगों के लिए कम, मतलब जेब पे कम भारी होते थे। क्योंकि चौड़े होते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा पाते थे, खर्चा कम आता था उस हिसाब से लोगों के ऊपर। दिस क्रिएटेड द लॉन्ग हॉल टूरिज्म ट्रेंड। तो लॉन्ग हॉल, अब लंबे जो है टूरिज्म ट्रेंड होने लग गया, अब लोग ज़्यादा घूमने लग गए, ज़्यादा देर तक जाने लग गए। A new form of tourism called cruise tourism has emerged to provide alternative holiday option। अब क्रूज टूरिज्म आया उसके बाद। क्रूज टूरिज्म आपको सब पता है, क्रूज जहाज़ जो होती है, जहाँ पे आपको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, रूम्स होते हैं, खाना पीना रहता है, बार्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, डिस्क होते हैं, सब कुछ। तो वो उनका चलन अब चालू हो गया, वो ये एक नया फॉर्म था टूरिज्म का। तो लार्ज शिप्स, उसमें बड़े बड़े शिप्स में संभव था। विजिटिंग मल्टीपल डेस्टिनेशन, कि अलग अलग डेस्टिनेशन में ये शिप विजिट करते थे। अब यहाँ पे इन्होंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वो 4 क्वेश्चंस आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, इसमें से एग्जाम में आ सकता है। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमें पता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, हमने बात की है। 4 एलिमेंट्स हैं, एक है वे, रास्ता, दूसरा हो गया अपना कैरिंग यूनिट जिसपे हम जाना आना करते हैं, जिसपे, तीसरा टर्मिनल, और चौथा मोटिव पावर। एलैबोरेट द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इन आपस में कैसे इनके रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, ये आपको सब पता है कि रास्ता है, रास्ते से आप टर्मिनल पे पहुंचते हैं, टर्मिनल पे किस चीज़ से पहुंचते हैं, आप कैरिंग कैपेसिटी जो कैरिंग यूनिट जो उस पर पहुंचते हैं, और कैरिंग यूनिट को आप जिस मोटिव से लेके आते हैं वो जिस मोटिव से चलती है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ टूरिज्म ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। यही हमने अभी पढ़ा, ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से एडवांस हुआ, डेवलपमेंट उतनी हुई टूरिज्म की। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन दैट आर सिग्निफिकेंट। अब कितने तरीके के लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमने पहले ही बात कर लिया है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हो गया रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में कैसी चीज़ें हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, आपके ट्रॉलर्स हो गए, ऐसी चीज़ें। और रेल में क्या हो गया, हमारे 3 तरीके के होते हैं, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज कहाँ पे होता है, समतल ज़मीन पे होता है। मीटर गेज कहाँ होता है, थोड़ी सी जो ऊंची ज़मीन होती है वहाँ होता है। और नैरो गेज कहाँ होता है, बिल्कुल पहाड़ों पे, जैसे हमारे अपना दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया, ऐसी जगह पे। ये 4 सवाल एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं ग्लोबल ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। अब जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस है, मतलब पूरी दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या क्या नियम लागू हैं, पॉलिसीज़ क्या क्या हैं उसके ऊपर, कि कौन कौन से नए पॉलिसीज़ लाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि उसे डेवलप किया जा सके। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के राजनीतिक ताकतें जो उस पर इन्फ्लुएंस अपना दिखाती हैं, उस पर जो अपना वर्चस्व दिखाती है, राजनीतिक वर्चस्व जिसके कहते हैं ना, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ सेक्टर विच वेरीड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबको पता है, तो आपको ही पता है। तो दिस इज मोर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा नियम लागू होते हैं, कि आप सबको पता है कि आपको भी कहीं बाहर जाना हो तो आपको बिना वीज़े के तो कोई जाने नहीं देगा, कुछ देशों को छोड़कर आपको, ये सब नियमों के अंतर्गत आते हैं। क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ ए कंट्री नीड्स पास थ्रू द सीरीज ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज टू क्लियर द नीड्स प्रोसीड्योर्स फॉर फॉरेन ट्रैवल। वही जो मैंने कहा कि अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है अपने मुल्क का, तो आपको काफ़ी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी और बहुत सारे प्रोसीड्योर्स हैं ताकि आप फॉरेन ट्रैवल कर सकें। अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स टूरिस्ट द व्हीकल्स ऑल्सो नीड टू हैव परमिशन इन मोस्ट केसेस। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर जा रहे हैं या आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, और इंडियन एरोप्लेन है तो इसको भी काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, तभी वो क्रॉस कर सकता है बॉर्डर। With the background, air transport is the most regulated mode of transport in the world, and this is running with agreements led by International Air Transport Organization। अब ये एक ज़रूरी वर्ड है, याद रख लीजिएगा भैया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट के जो आम जो रेगुलेटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, आम जो
ट्रांसपोर्ट के जो तरीके, उसमें एयरलाइंस ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए। और इनको कौन हैंडल करता है, इनके नियम जो एग्रीमेंट है वो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, IATA। IATA। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है या एसोसिएशन जो है, ये इसको हैंडल करता है। और है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ICAO। ये दो हैं, बहुत ज़रूरी याद रख लीजिएगा इनका क्या काम है, ये सवाल आ सकता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट द मेजर रीजन फॉर इंश्योरिंग दैट रेगुलेशंस एंड प्रोसीड्यूर्स आर टू बी एनफोर्स्ड एंड फॉलोड इन ए स्ट्रिक्ट सेंस। अब यहाँ पे हर किसी के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी देखी जाती है, हर किसी के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखी जाती है, इसीलिए ये रेगुलेशंस बनाए गए हैं और बहुत स्ट्रिक्टली बनाए गए हैं, इनको फॉलो किया जाता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट एट द इंटरनेशनल लेवल नीड टू क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री बाय एयर वाटर सरफेस रूट। ये वही नॉर्मल चीज़ बताइए कि आपके जितने तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं, आपको उसमें हर चीज़ में वो चीज़ें लगेंगी जिनसे आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इस सब में आपके कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। दिस नीड्स एग्रीमेंट्स बिटवीन द रिस्पेक्टिव। अब दो देशों के बीच में अगर एग्रीमेंट होगा तो ही आप क्रॉस कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस था, एक वक्त था बीच में, उसके बाद वो बंद हो गया। तो एग्रीमेंट जब था कि किस तरीके से हम जाना आना कर सकते हैं, तो उस जा सकते थे, अब वो पूरी तरह बंद हो गया। बांग्लादेश और हमारे बीच में ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, तो उस हिसाब से उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको बॉर्डर पे अपना पासपोर्ट, वीज़ा सब दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स आर प्राइमरली एंगेज्ड इन एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू बाइलैटरल मल्टीलैटरल सिस्टम्स ऑफ एग्रीमेंट। तो पहले जो थे गवर्नमेंट्स, वो बाइलैटरल यानी दो देशों के बीच या मल्टीलैटरल या काफ़ी सारे देशों के बीच में एग्रीमेंट्स बनवाती थी। दिस एनेबल्स द एयरलाइंस ऑफ दोज कंट्रीज टू ऑपरेट सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। अब इससे क्या होता था, एक देश का जो एयरलाइंस है वो काफ़ी सारे देशों में ऑपरेट कर सकता था, वो काम कर सकता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशंस, अप्रूवल्स, लाइसेंसेज एक्सेट्रा नीडेड टू ऑपरेट अक्रॉस द कंट्रीज। अलग अलग तरीके के लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ताकि आपकी एयरलाइंस दूसरे देशों में काम कर सके। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एज एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल एक्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में तो भाई सबको पता है आपको कि कितने सारे मोटर व्हीकल्स एक्ट है हमारा 1988 का, और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, और सेंट्रल का एक मोटर व्हीकल रूल है एट द नेशनल लेवल, जहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स और स्टेट लेवल पे भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। अब आप हर किसी को तो भैया पुलिस पकड़ लेती है, कुछ आपने गलती कर दी तो ये सारे रूल्स जो है सेंट्रल लेवल पे ही बनते हैं और स्टेट लेवल पे भी बनते हैं, जिसकी जैसी सुविधा हो अपने हिसाब से बना लेता है। वाइल सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन डील्स विद द काइंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड परमिट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो रजिस्ट्रेशन, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ हो, परमिट, उसके परमिट कैसे मिलना है नहीं मिलना है, इस पर डील करता है। अबाउट द इंटेंडेड यूज़ ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल को आप किस इंटेंट से यूज़ कर रहे हैं, यानी कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं या पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, उसके ये सारे परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। Whereas state level rules the norms and specify the permit needed for vehicles under the framework of registration permit created by the central government and also create licenses for the operation of such. स्टेट गवर्नमेंट क्या देखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन किन नियमों को बताया है कि आपको परमिट मिल सके, वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है पूरा करने के लिए। और दूसरा, वो लाइसेंस आपको देता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देता है गाड़ी चलाने के लिए। Central government regulations also involve the aspects associated with the uses of vehicle for international travel, insurance requirement, terms of usage of vehicles, etc. सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी देखता है आपकी गाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कौन कौन से परमिशंस की ज़रूरत है, इंश्योरेंस कौन सी ज़रूरत है आपकी गाड़ी के लिए, और टर्म्स ऑफ यूज ऑफ व्हीकल, आपकी गाड़ी यूज़ करने के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ रेगुलेशंस एट मल्टीपल लेवल। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अलग लेवल्स पे रेगुलेशंस बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। विद इन द नेशन सर्टेन एस्पेक्ट्स आर टू बी अडेयर्ड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल लेवल। अब हर सर्विस प्रोवाइडर को, हर गाड़ी, फ्लाइट, जहाज़, रेल, इन हर किसी को सबसे पहली चीज़ जो ख्याल रखनी होगी, जो रूल्स में लिखा हुआ, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये एक ट्रैवलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको देना।
एट द इंटरनेशनल लेवल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फोर्सेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, अब इंटरनेशनल लेवल पे जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली संस्था है वो है ICAO। ये ICAO पूरी दुनिया में इस चीज़ की देखभाल करती है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्राइम रेगुलेटरी बॉडी इज, हमारे जो सिविल एविएशन जो है हमारा फ्लाइट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो हवाई जो हमारा एविएशन उसका जो डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, प्राइम रेगुलेटरी बॉडी जो मेन खास जो बॉडी है इस चीज़ के लिए वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, याद रखिएगा इसको। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में सारे नियम यही तैयार करता है। टू फ्रॉम विद इन इंडिया, इंडिया से बाहर कुछ जा रहा है, इंडिया के अंदर कुछ आ रहा है, या इंडिया के अंदर इंडिया में ही जो फ्लाइट चल रहे हैं। एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल एयर रेगुलेशन एयर सेफ्टी, और सारे कानून और नियम यही लागू करता है एयर सेफ्टी के। एंड एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स, और हवाई यातायात के लिए वो कितना सही है, इसको इसके मापदंड वही तय करता है। इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द रेगुलेटरी फंक्शंस विद द ICAO, ये ICAO के साथ मिलकर ये काम करता है। जो हमारा जो इंडियन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA है, ये ICAO जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO, उसके साथ मिलकर ये काम करता है। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्रिएटेड टू रेगुलेट ट्रैफिक फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज, टू डिटरमाइन अदर एयरपोर्ट्स चार्जेस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एंड मेजर एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में क्या क्या चार्जेस लगेंगे ये तय करता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, और एयरपोर्ट्स के क्या क्या परफॉर्मेंस हो, कैसा काम कर रहे हैं एयरपोर्ट, इसको ध्यान में वही रखता है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है looks after the integrated development, expansion and modernization of operational terminal and cargo facility। ये देखता है कि डेवलपमेंट किस तरीके से उसका विकास हो रहा है, एक्सपेंशन वो किस तरीके से बढ़ रहा है, और मॉडर्नाइजेशन उसको कितना आधुनिक बनाया जा सकता है ऑफ द ऑपरेशनल जो अभी काम कर रहा है एयरपोर्ट, टर्मिनल जो टर्मिनल्स हैं एयरपोर्ट के, और कार्गो फैसिलिटीज़ की, कार्गो सामान ले जाने और आने की जो फैसिलिटीज़ है वो उनकी देखभाल कर लेता है, ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों, वो बिल्कुल दूसरे देशों के स्टैंडर्ड्स जैसे वैसे हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब इनलैंड वाटरवे हमने पहले ही बात किया कि जो अंदरूनी पानी के स्रोत हैं, मतलब नदियों के स्रोत और जो ऐसे हो गए, उनकी जो अथॉरिटी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटर, वही सेम इनका भी वही काम है कि डेवलपमेंट और रेगुलेशंस जो हैं इनलैंड वाटरवे के अंदरूनी जल के जो स्रोत हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, मतलब उन पे जो चीज़ें चल रही हैं, नाव फेरीज हो गए, इन चीज़ों पे, फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन, जो मैंने बताया कि शिपिंग देखते हैं और नेविगेशन की कैसे दिशा निर्धारित, कौन सी दिशा से जाना सही है, कौन सा गलत है। द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स है एंड द वाटरवेज आर द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल द वाटर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज विद इन द कंट्री। इन 1916 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पैन अमेरिकन एरोनॉटिक्स, फर्स्ट पैन अमेरिकन एरोनॉटिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था सैंटियागो ऑफ चिली में वो हुआ था। एंड दैट आर्ग्यूड फॉर यूनिफाइंग द एरियल लेजिस्लेशन, इन्होंने ये कहा था पूरी दुनिया में जितना हवाई नियम है उनको एक कर दिया जाए, टू फॉर्मुलेट एन इंटरनेशनल एयर कोड ऑफ द अमेरिकन रिपब्लिक, अमेरिकन रिपब्लिक के लिए एक सिंगल नियम, हवाई यातायात के नियम तय कर दिया जाएंगे, कानून तय कर दिया। पेरिस कन्वेंशन रेगुलेशन ऑफ एयर नेविगेशन टुक प्लेस इन 1916 की बात है। 1919 में पेरिस कन्वेंशन हुआ, पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ बहुत बड़ा इस चीज़ को लेकर। रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ द एयर स्पेस अंटिल व्हेन इट वाज एनफोर्स कस्टमरली बाय द स्टेट। अब उन्होंने कहा कि एयर स्पेस जो है, मतलब हवाई जगह जो छोड़ना है, अब हर कोई मुल्क जो था अपने एयर स्पेस को लेकर अलग अलग नियम बना के रखना चाहता था। पेरिस में जो बातें हुई वो कहा गया कि
सब में मिलजुल कर एक बात हो कि सब एयर स्पेस जिसको जैसी सुविधा हो वो एयर स्पेस छोड़े, यानी मैं आपके मुल्क के ऊपर से जाना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा एयर स्पेस दे दो, ऐसी चीज़। हवाना कन्वेंशन 1928, अब 1928 में हवाना कन्वेंशन हुआ, वहाँ पे वॉर्सॉ कन्वेंशन हुआ 1929 में। इन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व द इश्यूज, इन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। दैट हेल्प स्ट्रीमलाइन द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ एयर। अब इन्होंने कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्टेशन के जो नियम है उसको सॉल्व करके बिल्कुल सारे देशों को जोड़ दिया। द शिकागो कन्वेंशन 1944, शिकागो में 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, अबाउट कमर्शियल एविएशन। कमर्शियल एविएशन जो होगा एक देश से दूसरे देश में, जो मतलब पैसों के लिए जो होता है, यानी जो कमर्शियल एविएशन होता है, इसमें सामान ले जाना हुआ, इंसान को ले जाना हुआ, वे फॉर एफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, इन्होंने तैयार किया वो रास्ता कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना रहे, एक देश से दूसरे देश में एयर ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना रहे। द ICAO वॉज फॉर्म्ड, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ। एंड आउटकम ऑफ द, इसी कन्वेंशन में ICAO की स्थापना हुई। इट कुड फाइनलाइज द रूल्स अंडर विच इंटरनेशनल एविएशन ऑपरेट। अब ICAO के पास वो पावर है कि वो इंटरनेशनल एयर एविएशन को किसी भी तरीके से अपनी तरीके से उसके नियम तैयार कर सकता है। तो अब उसके बाद हुआ इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रांसिट एग्रीमेंट, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, ड्राफ्ट्स ऑफ 12 टेक्निकल एनेक्सेस टू द शिकागो कन्वेंशन and a standard form bilateral agreement were also finalized as a part of शिकागो कन्वेंशन में 2-3 चीज़ें फाइनलाइज हुई। एक था एयर सर्विसेज ट्रांजिट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट और 12 टेक्निकल एनेक्सेस टू द शिकागो कन्वेंशन। ये चीज़ें फाइनलाइज हुई शिकागो कन्वेंशन में एयर कमर्शियल एयर ट्रैफिक को लेकर। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स इज यूजुअली रेफर्ड टू एज बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट। तो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स जो होती हैं दो गवर्नमेंट्स के बीच में, दो देशों के गवर्नमेंट्स के बीच में, इसे बोला गया बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट, यानी बायलैटरल दो तरफा एक एग्रीमेंट जो तैयार हो। अ बायलैटरल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 नेशंस, मैंने जो कहा दो देशों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। प्रोवाइड्स अ कमर्शियल एक्सेस टू अदर मार्केट्स बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रैफिक राइट्स। तो ये कमर्शियल एक्सेस दे देता है एक दूसरे को एस्टैब्लिश ऑफ ट्रैफिक राइट्स। तो ट्रैफिक राइट्स जो होते हैं, ट्रैफिक के नियम, उसको एस्टैब्लिश करने में। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज फ्रीडम ऑफ द एयर, इससे फ्रीडम ऑफ द एयर, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखिएगा। फ्रीडम ऑफ द एयर यानी हवाई छूट, यानी आसमान, खुले आसमान की छूट कहा जाता है। एनकम्पासेस द राइट टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, कार्गो एंड मेल सेपरेटली और इन एनी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ये छूट दी जाती है कि आप एक देश के होकर दूसरे देश की आसमानों में अपना फ्लाइट पे इंसान, सामान या मेल यानी चिट्ठी पत्री जो है उसको आप लेके जा सकते हैं। जैसा हम लोगों का सामान आता है उस तरीके से लेके जा सकते हैं, या इसमें आप अलग अलग भी ले जा सकते हैं, या समझ लीजिए इंसान और सामान लेके गए, या इंसान और मेल लेके, या मेल और सामान लेके गए, या मेल और इंसान लेके गए, इस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। 5 फ्रीडम ऑफ एयर आर द मोस्ट कॉमन अमंग दम। 5 जो हैं ये फ्रीडम ऑफ एयर, जो स्वाधीनता है, खुले आसमान की स्वाधीनता है, ये 5 बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीडम राइट्स आर ग्रांटेड एसेंशियली ऑटोमेटिकली व्हेन कंट्रीज गिव कंसेंट टू इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रांजिट। पहले 2 जो हैं वो अपने आप ही आप उसके लिए हामी भर देते हैं, उसके लिए आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रांजिट एग्रीमेंट में साइन करते हैं तो पहले 2 आपको ऑलरेडी आपने हाँ भर दी, बिना कुछ लिखे उसके लिए अलग से। द अदर 3 फ्रीडम्स बिकम वैलिड व्हेन कंट्रीज एंगेज इन बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड साइन। बाकी के जो 3 होते हैं वो तब होते हैं जब 2 देश आपस में बैठकर बात करते हैं और बाकी के 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो वो फ्रीडम्स हैं, ये 5 फ्रीडम्स बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। फ्रीडम्स ऑफ एयर, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर, पहला फ्रीडम ऑफ एयर, पहला स्वाधीनता है आसमान की। द राइट और प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, सुविधा या अधिकार इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विस, यानी इंटरनेशनल एयर सर्विसेज की जो रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट और स्टेट्स, एक राज्य
दूसरे एक राज्य को या दूसरे कई राज्यों को देता है टू फ्लाई अक्रॉस इट्स टेरिटरी विदाउट लैंडिंग, कि आप मेरी ज़मीन पे उतर नहीं सकते लेकिन आप मेरी ज़मीन के ऊपर से या आसमान से गुजर सकते हैं। ये पहला है। एक जो है देश या एक राज्य देता है दूसरे राज्य को इस बात का अधिकार और इस बात की छूट कि हाँ, आप मेरे आसमान के ऊपर से उड़ के जा सकते हैं बिना यहाँ पे उतरे, लैंड किए। सेकंड फ्रीडम, द राइट और प्रिविलेज, फिर वही है कि अधिकार और सुविधा इस चीज़ की इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल, वही इंटरनेशनल एयर सर्विस के जो नियम है उसके अनुसार, ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट और स्टेट्स टू लैंड इन द टेरिटरी फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पज। अब यहाँ पे आप दूसरे को, यहाँ पे एक देश या एक राज्य दूसरे राज्य को ये अधिकार और सुविधा देता है कि आप मेरी ज़मीन पे, मेरे आसमान से होकर मेरी ज़मीन पे उतर तो सकते हैं लेकिन आप ना यहाँ से पैसेंजर चढ़ा सकते हैं और ना यहाँ पैसेंजर उतार सकते हैं। आप सिर्फ उतर सकते हैं किसी इमरजेंसी में, आपको कुछ काम हो, आपको तेल भरवाना है, कुछ करना, इस वजह से। तीसरा फ्रीडम ऑफ एयर, तो पहले दो जो मैंने बताई ये ऑटोमेटिकली आप साइन कर देते हैं बिना किसी मतलब सवाल जवाब के। बाकी के जो तीन अब मैं बोलूँगा इसमें दो देशों के बीच में सवाल जवाब और बातचीत होती है। तो तीसरा है द राइट और प्रिविलेज, फिर अधिकार और सुविधा इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विस, वही इंटरनेशनल एयर सर्विसेज के जो नियम है उसके हिसाब से, ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फिर वही एक देश या एक राज्य दूसरे राज्य को देता है टू पुट डाउन इन द टेरिटरी ऑफ द फर्स्ट स्टेट, कि पहला जो स्टेट है जो परमिशन दे रहा है कि उसकी ज़मीन पे आप उतर सकते हैं, ट्रैफिक कमिंग, पुट डाउन ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द होम स्टेट ऑफ द कैरियर, टू पुट डाउन इन द टेरिटरी ऑफ द फर्स्ट स्टेट ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द होम स्टेट ऑफ द कैरियर। अब जो कैरियर है यानी आप पैसेंजर को उतार सकते हैं, जैसा कि अगर समझ लीजिए एक राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य हो गया हमारा बिहार। अब बिहार से आप पश्चिम बंगाल, बिहार को ये परमिशन देता है कि आप मेरी ज़मीन पे उतर सकते हैं, मेरे हवा में आ सकते हैं और उतरने के बाद आपके वहाँ के पैसेंजर्स को आप मेरे यहाँ पे उतार सकते हैं। ये हो गया तीसरा राइट। चौथा राइट क्या है? द राइट और प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विस, वही चीज़ फिर से बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको एक अधिकार और सुविधा दी जाती है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज के तहत पे, ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू टेक ऑन इन द टेरिटरी ऑफ फर्स्ट स्टेट ट्रैफिक डेस्टिन फॉर द होम स्टेट ऑफ द कैरियर। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि समझ लिए, फिर से दोबारा बोलता हूँ कि पश्चिम बंगाल, बिहार, वहाँ से आप फ्लाइट लेके मेरे हवे में आ सकते हैं, मेरी ज़मीन पे उतर सकते हैं। अब आपने लोग तो उतार दिया, अब आप यहाँ से ले भी सकते हैं पैसेंजर्स, अब आप यहाँ से पैसेंजर्स उठा के वापस जा भी सकते हैं। हो गया। अब पांचवा और आखिरी जो फ्रीडम ऑफ एयर है, द राइट ऑफ प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल एयर सर्विस, यानी अधिकार और सुविधाएं इंटरनेशनल एयर सर्विसेज के तहत पे है, ग्रांटेड बाय वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू पुट डाउन एंड टेक ऑन। अब यहाँ पे ये दे देता है कि टू पुट डाउन एंड टेक, यहाँ पे आप दोनों अधिकार साथ में दिए जा रहे हैं कि आप मेरे राज्य में एंटर कर सकते हैं, मेरे हवे में उड़ सकते हैं, उतर सकते हैं, आप पैसेंजर्स को उतार सकते हैं, यहाँ से दूसरे पैसेंजर्स चढ़ा सकते हैं, टेरिटरी इन द टेरिटरी ऑफ द फर्स्ट स्टेट, आप हमारे यहाँ के पैसेंजर्स को चढ़ा सकते हैं, ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द डेस्टिनेशन और थर्ड स्टेट। अब आप यहाँ पे तीसरे किसी स्टेट से आप लाके उतार सकते हैं, यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार, हो सकता है कि आप बिहार से गए हों झारखंड, अब झारखंड में आपने लोगों को चढ़ाया, वहाँ से आप पश्चिम बंगाल उतरे, तो अब आप अपने बिहार के भी लोगों को उतार सकते हैं और झारखंड के लोगों को भी हमारे यहाँ पर उतार सकते हैं और यहाँ से चढ़ा के आप दोबारा झारखंड में भी उनको ले जा सकते हैं, बिहार में भी ले जा सकते हैं। तो एडवांस फ्रीडम्स फ्रॉम 6 to 9 freedoms are also there which can be made use by countries for liberal air transport। अब इसके बाद 6 से लेके 9 और भी एयर फ्रीडम्स हैं जो कि देश आपस में ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। In addition to bilateral agreement, multilateral agreements are signed among 3 or more countries. Open Sky Agreement provides, अब bilateral दो देशों के बीच में बात होती है, मल्टीलैटरल काफ़ी सारे देशों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, वहाँ पे ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन होता है। ओपन स्काई खुला आसमान, छूट, आसमान के लिए छूट होता है। फ्रीडम ऑफ एयरलाइंस फॉर 2 or more कंट्रीज टू हैव फ्रीक्वेंट एंड लेस रिस्ट्रिक्टेड फ्लाइट इन फॉरेन कंट्री, तो 2 या उससे ज़्यादा देशों में फ्रीक्वेंट यानी रेगुलर फ्लाइट्स आप दे सकते हैं और लेस रिस्ट्रिक्टेड फ्लाइट्स, कि आप फ्लाइट्स को रेस्ट्रिक्शंस कम दे के फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी फ़्लाइट भेज सकते हैं। For shipping services, maritime laws are
एप्लीकेबल टू स्ट्रीमलाइन द वाटर ट्रांसपोर्ट। जिस तरीके से ओपन स्काई एयरलाइंस के लिए, उसी तरीके से मैरीटाइम लॉ, मैरीटाइम हमको पता है, मैरीटाइम मतलब हमेशा पानी से जुड़ा हुआ होता है, तो वो लॉज एप्लीकेबल होती हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, याद रखिएगा IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। वो कंसोलिडेट्स एंड इंश्योर्स डिफरेंट कन्वेंशंस टू स्टैंडर्डाइज द मैटर्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस क्लेम्स लाइक लिंक टू शिप्स एंड कार्गोज। ये देखता है कि इंश्योरेंस क्लेम्स ढंग से हों, शिप्स और कार्गोज की, जो कि अगर कहीं बर्बाद हो जाता है, कुछ होता है, ढंग से मिले। सिविल मैटर्स, कुछ भी कानूनी अगर कोई समस्याएं आती हैं बिटवीन शिप ओनर्स, जो शिप के मालिक होते हैं उनके बीच में, सीमैन जो लोग शिप को चलाते हैं, और पैसेंजर्स या जो पैसेंजर्स होते हैं, एंड प्राइवेसी, और हर किसी का जो अपनी एक प्राइवेसी होती है वो। रोल ऑफ political will and support are inevitable or favorable. रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का रोल टूरिज्म में क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हम सबको पता है। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म आर इंटरकनेक्टेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन प्रमोटिंग बोथ सेक्टर। अब ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म ने पहली बात की कि आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोमोटिंग, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में। टूरिज्म ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट इज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन द टूरिज्म सिस्टम एज ट्रैवल इज द रूट कॉज ऑफ टूरिज्म प्रोसेस। अब ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल बेसिक चीज़ क्यों है टूरिज्म की? क्योंकि टूरिज्म का पहला कारण या पहला जो एम होता है वो है ट्रैवल करना। टूरिज्म का मतलब है कि आप कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको। द प्रोसेस ऑफ टूरिज्म emanates by the travel and visit of people from their origin place to a destination, and return after the visit becomes possible with the transport system. अब एक जो आपका टूरिज्म प्रोसेस होता है उसमें एक इंसान अपनी ओरिजिन यानी अपनी जगह जहाँ वो रहता है, जहाँ वो काम करता है, उस जगह से वो एक डेस्टिनेशन पे जाता है और वहाँ से अपने घर वापस आता है। कैसे? वाया ट्रांसपोर्ट। यह पूरा काम जो है इस बीच में उसका पूरा ट्रांसपोर्ट के थ्रू से ही होता है। डेस्टिनेशंस मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल टू टूरिस्ट। अब डेस्टिनेशंस जो हैं वो बहुत टूरिस्ट के लिए आसान होने चाहिए, तभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाएगा। द रेट ऑफ एक्सेसिबिलिटी इज द की डिटर्मिनेंट इन सक्सेस। किसी भी डेस्टिनेशन का सक्सेस इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जाने और आने की सुविधाएं कितनी आसानी से मिल सकती हैं। द मेजर रोल्स प्लेड बाय द टूरिज्म ट्रांसपोर्ट इन द मॉडर्न टूरिज्म। टूरिज्म ट्रांसपोर्ट जो है उसका जो मेजर रोल आज के मॉडर्न टूरिज्म है, टूरिज्म का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आज के आधुनिक टूरिज्म में उसका क्या क्या मेजर रोल्स हैं? फैसिलिटेटर ऑफ टूरिज्म ग्रोथ, टूरिज्म को बढ़ने में वो बहुत ज़्यादा धक्का मारता है, मदद करता है। लिंकिंग द डेस्टिनेशन विद द टूरिज्म मार्केट, टूरिज्म मार्केट के साथ डेस्टिनेशन को जोड़े रखता है वो। प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड एक्सेस विद द डेस्टिनेशन, विद इन एक डेस्टिनेशन के बीच में भी मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप एक डेस्टिनेशन से, एक लंबा डेस्टिनेशन है, बड़ा डेस्टिनेशन है, अगर आपको गोवा एक डेस्टिनेशन है, अगर आपको पूरे गोवा में घूमना है तो आपको एक गाड़ी, एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो पूरा लिंक करके रखेगा, तभी तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई गोवा में जाओ तो गाड़ियाँ आसानी से मिलती हैं, तो आप गोवा जाएंगे। एक्ट एज अ प्राइमरी अट्रैक्शन, टूरिज्म जो है प्राइमरी, जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइमरी अट्रैक्शन, क्योंकि आप जब गाड़ी में बैठते हैं, गोवा घूमते हैं, तो आप पहली जो चीज़ आप जो इस्तेमाल करते हैं वो है गाड़ी में बैठते हैं तो गोवा की वो सीनरीज वगैरह, समंदर वगैरह आप देखते हैं गाड़ी के बीच में से, गाड़ी के अंदर से, फिर आप वहाँ पहुँचते हैं, वो दूसरी चीज़ होती है, उसको उपभोग करते हैं। लिंकिंग होस्ट डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशंस को आपस में जोड़ देता है। और प्रोवाइडिंग मोबिलिटी विद इन टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बीच में मोबिलिटी। अगर समझ लीजिए आप दो अलग अलग जगहों पे जाना चाहते हैं, आप एक बार जैसलमेर जाना चाहते हैं, फिर आप बीकानेर या जोधपुर जाना चाहते हैं, तो आपके बीच में जो लिंकिंग, जो कनेक्शन जोड़ता है वही जोड़ता है। प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल ट्रैवल ऑप्शन, काफ़ी सारी ऐसे भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है जहाँ रिक्रिएशनल होता है, जैसे कि मैंने बताया क्रूज शिप्स होते हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, उसमें आपको रिक्रिएशन भी मिल जाएगा उसी के बीच में। डिटर्मिनेंट इन टूरिस्ट सेटिस्फैक्शन, टूरिस्ट कितना सेटिस्फाइड होता है ये भी डिटरमाइन करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। अच्छी गाड़ी हुई तो आप सेटिस्फाइड होंगे, खटारा हुई तो आप नहीं सेटिस्फाइड होंगे। कंट्रीब्यूटर इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट, अच्छी सुविधाएं अगर होंगी यातायात की तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर नहीं होगी तो आप बोलेंगे नहीं भैया वहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती, मैं नहीं जाऊँगा। मेजर कंट्रीब्यूटर इन टूरिज्म सोशियो इकोनॉमिक, अब टूरिज्म में जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होती हैं भैया, टूरिज्म से जो पैसा आता है, अगर आप अच्छा डेस्टिनेशन है और वहाँ पे यातायात के साधन अच्छे हैं तो आप बार बार वहाँ जाना चाहेंगे, अपने दोस्तों को भी भेजेंगे, इससे क्या होगा? पैसा आएगा। तो सोशियो इकोनॉमिक, वहाँ का सोशल
जो वहाँ सोसाइटी है वो ऊपर बढ़ेगी, इकोनॉमी भी वहाँ के ऊपर बढ़ेगी आगे। डिटर्मिनेंट इन डेस्टिनेशन सक्सेस, किसी भी डेस्टिनेशन के सक्सेस में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट प्लेड अ प्राइमरी रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ टूरिज्म, पूरी इतिहास में टूरिज्म के ट्रांसपोर्ट ने ही मुख्य भूमिका निभाई है। ट्रांसपोर्ट एनेबल्स अ टूरिस्ट टू एक्सेस द डेस्टिनेशन, एक ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट को एक किसी भी डेस्टिनेशन में जाने या पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ट्रांसपोर्ट इज क्रूशल इन लिंकिंग द डेस्टिनेशन विद द टूरिस्ट मार्केट, टूरिज्म मार्केट के साथ ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट को जोड़े रखता है और डेस्टिनेशन को भी जोड़े रखता है। ट्रांसपोर्ट टेक्स अप द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग मोबिलिटी विद इन द टूरिस्ट अट्रैक्शन, वही हमने पहले बात की, जो दो डेस्टिनेशन के बीच में, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बीच में ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी लाता है, चलता फिरता रखता है आदमी को। ट्रांसपोर्ट एक्ट्स एज रिक्रिएशन ऑप्शन, जो हमने बताया फिर से दोबारा। ट्रांसपोर्ट इज इनएविटेबल इन लिंकिंग दोज होस्ट डेस्टिनेशन एज वेल, ये होस्ट डेस्टिनेशन को भी एक लिंक जोड़ देता है आपस में। ट्रैवल एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू टूरिज्म, ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस खराब है तो आप बिल्कुल टूरिज्म नहीं करेंगे उस जगह पर, अगर अच्छा है तो आप ज़रूर जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एक्ट एज अ डिटरमिनेंट इन द ओवरऑल टूरिज्म, तो टूरिज्म एक्सपीरियंस में ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको। द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द सक्सेस, ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी क्वालिटी होगी तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा होगा, नहीं होगी तो नहीं। एक ही चीज़ बार बार है। और accessibility is a prime determinant in tourism, and good accessibility is an integral attribute of the overall competitive। तो एक अच्छी एक्सेसिबिलिटी, एक जगह पहुंचने के लिए कितना एक्सेसिबल है वो जगह कितने सुविधाजनक है, ये डिटरमाइन करता है एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से compete करने में। तो ये बेसिक चीज़ें हमारे टूरिज्म की आज हमने पढ़ी फर्स्ट यूनिट में। 3 सवाल दिए गए हैं, आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीडम्स ऑफ एयर एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ फ्रीडम्स ऑफ एयर। आपको याद है 5 चीज़ें होती हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ एयर, आप मेरे ऊपर से उड़ सकते हैं, किसी को उतार नहीं सकते हैं। दूसरा, आप मेरे यहाँ से जा सकते हैं, उतर तो सकते हैं लेकिन किसी को उतार नहीं सकते, किसी ज़रूरी काम से आप उतर सकते हैं। तीसरा, कि आप मेरे यहाँ से आ सकते हैं, उतर सकते हैं और पैसेंजर्स को उतार सकते हैं लेकिन चढ़ा नहीं सकते। चौथा, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, पैसेंजर्स को उतार सकते हैं और पैसेंजर्स को चढ़ा सकते हैं। पांचवा, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, पैसेंजर्स को उतार सकते हैं, किसी तीसरी जगह के पैसेंजर्स को उतार सकते हैं और किसी तीसरी जगह के लिए पैसेंजर्स को चढ़ा भी सकते हैं। ये 5 हो गए आपके मेन फ्रीडम्स ऑफ एयर। इसके बाद 6 से लेकर 9 तक भी हैं, वो इंटरनेशनल में यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ बताएंगे। डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। अभी मैंने बात की कि ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है टूरिज्म के लिए। क्या आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो टूरिज्म भी अच्छा होगा। जितनी भी सुख सुविधाएं हमको मिलती हैं वो सब ट्रांसपोर्ट की वजह से मिलती है। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो टूरिज्म अच्छा नहीं होगा। और उसमें अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कैसा ट्रांसपोर्ट है, जगह कितना एक्सेसिबल है, वो जगह एक दूसरे से जुड़ा हुआ कितना अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेशंस, प्रोसीड्योर्स एंड पॉलिसीज अबाउट गुड ट्रांसपोर्ट टू प्रमोट टूरिज्म। अब नियम और कानून, विधियाँ कितनी ज़रूरी हैं एक अच्छे ट्रांसपोर्ट को, टूरिज़्म को, एक अच्छे ट्रांसपोर्ट के लिए और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। भाई नियम विधि नहीं होगी तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। अगर कहीं पर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो आप उस जगह में जाना ही नहीं पसंद करेंगे, वहाँ भीड़ भड़का होगा तो। और किसी भी फ्लाइट में अगर नियम नहीं होंगे तो कुछ भी घटित हो सकता है वहाँ पर। तो हर चीज़ में नियम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 सवाल हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। आज मैं यहीं पे अपना डिस्कशन ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरे साथ में रहे और आगे भी हम लोग इसी तरीके से रिवीजन करते रहेंगे। मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और आशा करता हूँ कि आपके लिए अगर 1% भी फ़ायदेमंद हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। एक बार दोबारा सबको बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।